जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज की जो टॉपिक है सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं। ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। सारे प्रश्नों को हम लोग जो है विस्तार पूर्वक समझेंगे। और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग भूगोल और इतिहास के प्रश्नों को लिए हैं। ये जो भूगोल और इतिहास के प्रश्न जो हैं आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ये क्लास जो है आपके लिए बहुत मुख्य है। आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला जो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था। जब इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ था तो उस समय इस दोनों देश के विरुद्ध जो था कौन सा देश जो था। तो इसमें से जो अगर राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन जो हो रहा है ये राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रिया देश था। कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया देश था। क्योंकि जो ऑस्ट्रिया देश है यह जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। और इसकी अगर राजधानी की बात करें, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी, तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी वियना है। ओके, तो इस चीज को ध्यान में आपको लोग को रखना होगा। आगे देखिए, प्रश्न आते हैं दूसरा। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि जाल्वेराइन एक संस्था थी। जो एक संस्था है जाल्वेराइन, यह क्याची की संस्था थी। क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की और पादरी सामंतों की। तो यहाँ पे जो अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी जो है ये सही हो रहा है। व्यापारियों की संस्था थी। जाल्वेराइन जो थी एक व्यापारियों की संस्था थी। यह जो है एक आर्थिक संगठन था। मतलब यह कह सकते हैं यह एक आर्थिक संगठन के मतलब हुआ व्यापारियों का संगठन था। और इसे 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी में प्रासा ने जर्मनी के 12 राज्यों के संयोग से, कितने राज्यों के संयोग से? तो 12 राज्यों के संयोग से के आधार पर चुंगी समझौता करके बनाया था। एक 12 राज्यों के संयोग से कौन सा समझौता हुआ था? तो चुंगी एक कहा जाता है, चुंगी समझौता। चुंगी संबंधी एक समझौता हुआ था जिसके लिए एक संस्था का निर्माण हुआ था। वो संस्था का नाम था जाल्वेराइन। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न आते हैं तीसरा। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है ए ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा। रूस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। अगर बात करें रूस की राजधानी की, तो रूस की राजधानी कहाँ पे है? तो रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। और यूरोप का सबसे बड़ा शहर इसी को जाना जाता है। यूरोप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर हो जाएगा यूरोप, जो हो जाएगा रूस हो जाएगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं चौथा। चौथा जो प्रश्न है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि हिंदी चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंदी चीनी क्षेत्र में जब अंतिम युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध के समाप्ति के समय जो था अमेरिकी राष्ट्रपति जो था कौन था? तो राइट आंसर यहाँ पे जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, निक्सन था। कौन था दोस्तों? तो निक्सन था। ओके, क्योंकि 48 साल पहले की बात करें, 48 साल पहले अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन, इन्होंने वियतनाम युद्ध समाप्त करने की घोषणा की थी। कौन घोषणा किया था? तो निक्सन ने। किसने किया था? तो निक्सन ने किया था। ओके, तो यही बात बोला गया है कि हिंद चीनी क्षेत्र में जब अंतिम युद्ध की समाप्ति हो रहा था तो उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 5 नंबर प्रश्न। 5 जो प्रश्न है कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गद्दर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन सी, ये बिल्कुल सही होगा। लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने किया था। गद्दर पार्टी के जो स्थापना थे लाला हरदयाल ने किए थे। कब किए थे? तो दोस्तों 15 जुलाई 1913, 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाला हरदयाल। इसके बाद बात करें तो संत बाबा वसाखा और सब जो थे बाबा ज्वाला सिंह हो जाएंगे।
ये सब लोगों ने इसका निर्माण किए थे। और इसके अगर अध्यक्ष की बात करें, गदर पार्टी के अध्यक्ष उस समय कौन थे, तो गदर पार्टी के जो अध्यक्ष थे उस समय सोहन सिंह भाखना थे। कौन थे, तो सोहन सिंह भाखना थे। ओके, अगला देखिए, तो अगला जो प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है ए ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा, 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था, ये भारतीय इतिहास में एक कलंकित घटना माना जाता है। और ये कहाँ पे हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था साथियों, तो अमृतसर में हुआ था। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 7 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि एक प्रतियोगी और एक उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। एक प्रतियोगी की बात किया और एक उद्यमी प्रवृत्ति की बात किया। इस दोनों से जो प्रेरित जो है कौन सी अर्थव्यवस्था है यहाँ पे लागू हो रही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन बी, मुद्रा प्रधान अवस्था। कौन सा अवस्था हो रहा है, तो मुद्रा प्रधान अवस्था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 8 प्रश्न पे। 8 जो प्रश्न है कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। औद्योगिक काल में जो आधुनिक काल में औद्योगिक जो इकाइयां हैं वह वह बात करें कि गंभीर रूप से किसको प्रभावित किया है सबसे ज्यादा, तो उस समय जो प्रभावित किया है शहरीकरण। यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो रहा है इसको जो है सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 9 कह रहे कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, 1929 में हुआ था। कब हुआ था, 1929 में हुआ था, क्योंकि 1929 के आर्थिक संकट को विश्वव्यापी आर्थिक संकट महामंदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस दौरान विश्व के जो अधिकांश क्षेत्रों में क्या क्या हुआ था, तो व्यापार, इसके बाद बात करें आय, उत्पादन एवं रोजगार, उत्पादन और रोजगार, उत्पादन और रोजगार में भारी कमी आ गई थी, जिसके कारण भारी संख्या में लोग उस समय गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी का शिकार हो गए थे। कब, तो 1929 में। तो इस यह जो था विश्व का सबसे, कह सकते हैं विश्व आर्थिक महामंदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न। 10 जो प्रश्न है कि आजादी के बाद समाचार पत्र जो है आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ था। आजादी के बाद जो समाचार पत्र है आपत्तिजनक जो है अधिनियम कब पारित हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो रहा है 1951 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1951 ईस्वी में हुआ था। जैसे आपत्तिजनक जो विषय की बात यहाँ पे कर रहा है वह हो सकता है समाचार पत्र हो सकता है। आपत्तिजनक विषय की बात किया तो वह समाचार पत्र हो सकता है। यहाँ पे समाचार पत्र भी आपको देखने को मिल सकता है। ये समाचार पत्र अधिनियम जो है 1951 है, याद करना होगा। समाचार पत्र अधिनियम जो है 1951, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कब कब इसको संविधान में लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को नया संविधान लागू होने के बाद 1951 में जो सरकार ने संविधान के अनुच्छेद कह सकते हैं 19 के भाग 2 में, संविधान के अनुच्छेद जो है 19 के भाग 2 में इसका संशोधन किया था। ओके, तब जाकर हम इसको जानते हैं आपत्तिजनक विषय अधिनियम। 11 देखिए प्रश्न, 11 प्रश्न है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम बनाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है, बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम धातु जो तैयार करने में 2 खनिज की आवश्यकता होती है, वह 2 खनिज कौन कौन सा है, तो एक तो बॉक्साइट हो जाएगा, जिसका सूत्र अगर बात करें तो Al2O3 हो जाएगा, Al2O3 2H2O हो जाएगा। ओके, अगर इसके बाद एक और होता है क्रायोलाइट के नाम से जाना जाता है, क्रायोलाइट।
इसका सूत्र क्या होता है? तो 3NaF AlF3 होता है। तो इस चीज को ध्यान में आप लोग को रखना होगा। अगला देखिए प्रश्न आते हैं 12 जो प्रश्न है कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो अभी की बात करें देश में, तो राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो रहा है, 125 करोड़ टन है। 125 करोड़ टन है देश में तांबे का कुल भंडार। ओके, क्योंकि तांबा की अगर बात करें तो तांबा जो है एक तो मुक्त और संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाली एक धातु है। मुक्त एवं संयुक्त, दोनों चीज याद रखना होगा आप लोग को। मुक्त एवं संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो तांबा है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 13। देखिए साथियों, यहाँ पे 13 का ए ऑप्शन ए यहाँ पे करते हैं, कोयला हो जाएगा यहाँ पे। 13 जो प्रश्न यहाँ पे कर है कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार जो है सीमित है? तो यहाँ पे आंसर जो होगा ए ऑप्शन ही होगा, कोयला का जो भंडार है सीमित है। ओके, कोयला का भंडार क्या है? सीमित है। 14 प्रश्नों को देखिए। 14 जो प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? यहाँ पे बताना है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल माना जाता है। यह किस राज्य में है? तो यह झारखंड राज्य में है। किस राज्य में है? तो झारखंड राज्य में है। अगर बात करें देश की, वर्ष 2021 के यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा माना जाता है? तो आप लोग देश का जरूर नाम याद रखिएगा। उस देश का नाम है काजिकिस्तान। काजिकिस्तान जो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है वर्ष 2021 के आंकड़ा के अनुसार। ओके, उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा कनाडा हो जाएगा। ये कितना करता है भैया? तो ये 13% जो है यूरेनियम का उत्पादन करता है। और तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये कितना उत्पादन करता है? तो 12% उत्पादन करता है। तो तीनों जो आप लोग जो है इसका जो संख्या है, पहला जो हो जाएगा काजिकिस्तान, दूसरा कनाडा और तीसरा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसके बाद देखिए 15 प्रश्न जो है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक जो है संभावनाएं हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है सी ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा, राजस्थान में। राजस्थान में देश के किसी भी अन्य क्षेत्रों के साथ अगर तुलना करें तो सौर ऊर्जा उत्पादन करने की यहाँ पे सबसे ज्यादा संभावनाएं होती है। ओके, इसके बाद देखिए 16 प्रश्न जो है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो रहा है महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र राज्य के कौन से जिले में ये तारापुर परमाणु जो ऊर्जा केंद्र है? तो पालघर जिले में है। कौन सा जिले में हो जाएगा? तो महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित एक शहर है जहाँ पे तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, यहाँ भारत के 4 नाभिकीय रिएक्टर भी है जो विद्युत शक्ति पैदा करने में मदद करते हैं। क्लियर है? इसके बाद देखिए 17 प्रश्न पे आते हैं। 17 जो प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार सबसे ज्यादा होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो रहा है यह बिल्कुल सही रहा है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक फैली हुई जो मिट्टी है वह है जलोढ़ मिट्टी ही है। और सबसे ज्यादा ये जो जलोढ़ मिट्टी है कितना प्रतिशत भूमि को कवर करती है? तो 45% जो है यह भूमि को कवर करती है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न 18 नंबर प्रश्न पे 18 जो प्रश्न है कि किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है जिमरमैन। याद करना होगा, जिमरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं, ये क्या होते हैं? यह बनते हैं। क्लियर है? 19 प्रश्न जो है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ जो है कब हुआ था? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, 1955 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1955 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि बिहार का जो शोक नदी है, कौन सी नदी है? तो बिहार की जो शोक नदी है वह है कोसी नदी हो जाएगा। ओके,
अगर ये तो क्लियर था कि बिहार का शोक नदी कौन सा हो जाएगा, तो बिहार का जो शोक नदी हो जाएगा वह हो जाएगा कोसी। अगर बात करें बंगाल का शोक नदी कौन सा हो जाएगा, बंगाल का शोक नदी कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखना होगा बंगाल का जो शोक नदी होगा वह दामोदर नदी होगा। कौन सा नदी होगा, तो दामोदर नदी होगा। क्लियर है। इसके बाद आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न। यहाँ पे जो 20 प्रश्न है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है बी ऑप्शन, दरभंगा जिले में स्थित है। कौन सा जिले में स्थित है, तो दरभंगा जिले में स्थित है। ओके, कौन सा, तो यहाँ पे कुशेश्वर स्थान। क्लियर है। 21 प्रश्नों को देखिए। 21 जो प्रश्न है कि दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है, वह कौन सा राज्य है जहां पे दलित और महादलित की एक नई पहचान बन के उभरा हुआ है, तो वह राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे बिहार, बिहार ही है जहां पे दलित और महादलित की एक नई पहचान बना हुआ है। ओके, इसके बाद देखिए 22 प्रश्न। 22 जो प्रश्न है कि नस्ल का आधार क्या है, नस्ल का आधार क्या है, तो वह नस्ल का आधार है जीव शास्त्र। नस्ल का आधार क्या हो जाएगा, जीव शास्त्र, क्योंकि नस्ल के आधार से यह तात्पर्य होता है कि व्यक्ति या समूहों की उसकी जो जैविक विशेषताएं होती है, जैसे कह सकते हैं उनकी आनुवांशिक बनावट, उनकी शारीरिक बनावट, वंश के आधार पर उनके द्वारा किया गया वर्गीकरण, ये सब जो है किसका आधार माना जाता है, तो एक नस्ल का आधार माना जाता है। ओके, इसके बाद देखिए 23 प्रश्न जो है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, ग्राम पंचायत का सचिव उप मुखिया होता है। ध्यान रखना होगा, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, उप मुखिया होता है। और ग्राम पंचायत के सदस्य जो है लोगों द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत के अगर सदस्य की बात करें तो ये किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन अगर सचिव की बात करें, लेकिन सचिव की बात करें तो सचिव को राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा नामित किया जाता है। ओके, इसके बाद देखिए प्रश्न 24 है। 24 जो प्रश्न है कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था, इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो राइट आंसर यहाँ पे सही हो रहा है 1918 में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था, तो 1918 में प्राप्त हुआ था। ओके, इसके बाद देखिए 25 प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे जो 25 प्रश्न है कि वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, देश के अंदर जो है आपातकाल लागू हुआ था। कब, तो वर्ष 1975 में, जिसे हम भारतीय राजनीति में जानते हैं, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ओके, 26 प्रश्न है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व, तो राइट आंसर यहाँ पे हो रहा है जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसके बाद देखिए 27 प्रश्न। 27 जो प्रश्न है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं था, तो चिपको जो आंदोलन था यह डी ऑप्शन सही हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के विरोध से संबंधित नहीं था। बाकी जो यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो हो रहे हैं यह बिल्कुल सही हो रहे हैं। ओके, आगे देखिए प्रश्न जो 28 है कि लोकतंत्र एक शासन है जिसमें मतलब यहाँ पे तीनों जो है यहाँ पे सही हो रहा है,